डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विटाली है और मैं अर्जेंटीना का रहने वाला हूँ। अभी अभी कॉलेज पास आउट हुआ हूँ और उसके बाद मैंने काम ढूंढना शुरू किया। 4 ही महीने में मुझे एक ऐसा काम मिल गया जिसमें मुझे सिर्फ 5 घंटे लगाने पड़ते और कमाई भी अच्छी हो जाती। चाचा जी का वो बड़ा होटल, वहाँ पर मैं काम कर रहा था। ज़्यादातर तो मुझे सिर्फ बैठने का ही काम मिला था। रिश्तेदार होने का एक फ़ायदा होता है, आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं उसके बाद घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा था। होटल में काम करने के साथ साथ कई टूर पैकेजेस आते। चाचा जी मेरी तरफ इशारा कर देते और मैं घूमने के लिए निकल जाता। मेरे साथ मेरा दोस्त रोमन, जो कि काम नहीं कर रहा था लेकिन उसे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था। अगर फ्री में कुछ ऐसी चीज़ मिल रही है, कौन मना करेगा। ना वो मना करता था ना मैं मना करता था। दोनों घूमने के लिए निकल जाते। जैसे हम कॉलेज में बहुत ज़्यादा मस्ती किया करते थे, जिस तरह से हम कॉलेज में बहुत ज़्यादा मस्ती किया करते थे, यहाँ पर भी घूमते फिरते हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। कई बार बड़े शहरों में घूमने का मौका मिलता तो कई बार छोटे शहरों में घूमने का मौका। लेकिन फ्री में मिल रही हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, चाहे कम ही क्यों ना मिले। हम भी अपनी जिंदगी का लुत्फ पूरे जोश से उठा रहे थे। चाहे पहाड़ों में घूमने का मौका मिले या पुराने गांव के जंगलों में घूमने का मौका, हम बिल्कुल नहीं गवाया करते थे। चाचा जी की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और घूमने का शौक उन्हें बिल्कुल नहीं था। इसीलिए हम उनकी जगह घूमने के लिए जाते, मज़े करते। इस बार भी हम जंगल के पास बने एक ऐसे गांव में गए थे जहां कई झरने बने हुए थे। झरनों के लिए मशहूर वो गांव, आसपास कुछ होटल भी बने हुए थे लेकिन वो काफ़ी दूरी पर। वहाँ जितने भी लोग घूमने आए थे वो सभी हाइकिंग करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए जंगल की तरफ बढ़ते। लेकिन जंगल का जो सुरक्षित इलाका था वहीं पर वो घूम फिर कर वापिस आ जाते। जबकि हम थे शरारती बच्चे। हमें उन जगहों पर जाना सबसे ज़्यादा पसंद था जहाँ कोई आता जाता ना हो। अगर किसी जगह कोई ऐसा बोर्ड लगा हो कि आगे जाना मना है और हम आगे ना जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस छोटे से गांव में हमने कई लोगों से पूछा था, ये इलाका सुरक्षित है क्या? यहाँ पर जानवर इंसानों पर हमला तो नहीं करते? उन्होंने कहा नहीं, सुरक्षित इलाके में कोई जानवर आ नहीं पाता। चारों तरफ लकड़ी के बाड़े बनाए गए हैं, अंदर कोई भी बड़ा या छोटा जानवर घुस नहीं सकता। लेकिन अगर उससे बाहर निकल जाओ वहाँ खतरा हो सकता है। मैंने पूछा, कैसा खतरा, कैसा जानवर? ये बात उसने नहीं बताई थी। उसके बाद जैसे उसका चेहरा उतर गया हो, वो बताना नहीं चाहता था। खुद में शर्मिंदा सा महसूस हो रहा था। यहाँ आने वाले कई टूरिस्ट शायद उस जानवर के बारे में पूछते होंगे, जब लोग बताते होंगे फिर हंसते होंगे। इस तरह से उसने बताया ही नहीं, वो बात मन में रखी और हम शरारती थे, बार बार मजाक करते जा रहे। इसके बाद बातों बातों में हमें यह पता लगा कि यहाँ इस जंगल के पास सिर्फ यही गांव नहीं था, बल्कि उन झरनों की दूसरी तरफ वहाँ भी एक गांव था। वहाँ कुछ होटल भी बने हुए थे लेकिन सभी होटलों को, सभी गांव के घरों को बंद कर दिया गया। अब वहाँ कोई नहीं रहता। वहाँ बने हुए घर बड़े सुंदर माने जाते थे, लेकिन एक जानवर ने लोगों को इतना ज़्यादा परेशान किया कि लोगों ने वहाँ रहना ही छोड़ दिया। जब इस बात का हमें पता लगा था, गांव वालों से सवाल बहुत सारे किए थे हमने, लेकिन हमें जवाब नहीं मिल पा रहा था। जैसे वो हिचकते थे वो नाम लेने को। लेकिन एक ऐसे ही दुकान वाले से हमने वो नाम पूछा था, आखिर कौन सा जानवर है? क्या कोई बड़ा हाथी है? या ऐसा तो नहीं यहाँ शेर घूमते हैं और बड़ा शेर इंसानों पर हमला करता है? उसने कहा, शेर होता, हाथी होता तो हम संभाल लेते, गांव छोड़कर किसी को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन तुम यकीन नहीं करोगे, यहाँ पर कोई यकीन नहीं करता। मैंने पूछा, आखिर कोई यकीन क्यों नहीं करता? हम यकीन करेंगे।
हम बहुत धार्मिक इंसान हैं, आप जो भी बताएंगे हम यकीन करेंगे, चाहे आप परियों की कहानियां सुनाना क्यों ना शुरू कर दो। मन ही मन मुस्कुराते हुए मैंने ये कहा था। लेकिन वो जो दुकान वाला था ना, बड़ा भोला था। हमारी मजाकिया बातों पर भी उसने यकीन कर लिया। उसके बाद वो कहने लगा, वेंडिगो वेंडिगो घूमता हुआ नजर आता है, और तुम्हें नहीं पता वेंडिगो कितना खतरनाक होता है। उस गांव में रहने वाले लोगों से पूछो जो तितर बितर हो चुके हैं, इन इलाकों को छोड़कर दूर जा चुके हैं। वहां उनके पास जमीन नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, घरों के बाहर होमलेस होकर रहते हैं, लेकिन वापिस उस गांव में कोई नहीं जाता। वो वेंडिगो बड़ा खतरनाक है, उसे जैसे हराया नहीं जा सकता। वो इंसानों से ज्यादा समझदार होते हैं। उसकी ये बात जब हम सुन चुके थे, अपनी हंसी को कंट्रोल कर ही नहीं पाए। हम दोनों हंसने लगे थे, और इसके बाद दुकान वाला वो आदमी थोड़ा शर्मिंदा महसूस होने लगा। वो कहने लगा, मैंने पहले ही कहा था तुम यकीन नहीं करोगे, भोले भाले लगते हो लेकिन अंदर से बड़े शैतान हो, चले जाओ यहाँ से। उसकी ये बात सुनकर हम काफ़ी ज़्यादा हंसते हंसते आगे की तरफ बढ़ गए थे। इसके बाद जब हम होटल में गए, ये बड़ा होटल था, ये वही चेन वाला होटल था जो मेरे चाचा जी का था। यहाँ पर हम जितने दिन चाहते उतने दिन रह सकते थे। मैं होटल के कमरे में बैठा अपने दोस्त रोमन को कह रहा था, तो जंगल में जाकर आए। वैसे जंगल में रहने वाली कोई जगह नहीं होती, लेकिन झरने के दूसरी तरफ तो घर बने हुए हैं ना, छोटे मोटे होटल भी मिल जाएंगे, बंद होंगे, किसी का दरवाज़ा खोलकर वहाँ पर रहना शुरू कर देंगे। 2-3 दिन वहाँ पर रहेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, रहने चले। रोमन कहने लगा, हाँ वो तो सही है, लेकिन यहाँ के लोग वो वेंडिगो से बहुत ज़्यादा डरते हैं। सच तो नहीं, मैंने भी वेंडिगो की कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन क्या वो सच साबित हो सकता है? मैंने कहा, सच? अरे वेंडिगो कौन सा सच होता है? परियों की कहानियाँ, ऐसे उड़ने वाले जानवरों की कहानियाँ। अब वेंडिगो, बहुत सारी कहानियाँ हैं, झूठी कहानियाँ लोग बनाते रहते हैं। हो सकता है वहाँ पर ये वेंडिगो वाली कहानी ना किसी बड़ी कंपनी ने बनाई हो, ताकि गांव को छोड़कर लोग चले जाएं, वहाँ बड़े बड़े होटल बनाए जा सके। अब छोटे मोटे होटलों वाले भी वहाँ से भाग गए। यकीन न एक दिन देखना यहाँ पर बड़ा होटल बनेगा, और उसके बाद वेंडिगो की कोई कहानियाँ सुनने को नहीं मिलेंगी। यह चालाकी होती है अमीर लोगों की। जैसे गरीब लोग ऐसे अंधविश्वास पर यकीन करते हैं, तो अमीर लोग अंधविश्वास फैलाते चले जाते हैं अपने फायदे के लिए। इसी तरह से सरकारें चलती हैं, इसी तरह से अमीर लोग चलते हैं। रोमन मेरी बातों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था और कहने लगा था, वाह बात तो तुम्हारी सही है, तो चले वहाँ। मैंने कहा, चलो दोपहर का वक्त है, कोई ऐसा घर ढूंढ लेंगे जहाँ पर रहा जा सकता है, होटल का कोई कमरा ढूंढ लेते हैं। अब पास में तो है झरना, वहाँ झरने के दूसरी तरफ कोई 6 से 7 किलोमीटर की दूरी होगी। मुझे रोमन कहने लगा, चलो फिर बैग पैक करते हैं, खाने पीने का सामान लेकर जाते हैं, और वहाँ जंगल में भी कोई शिकार करेंगे ना, शिकार खाएंगे, और मुझे लगता है कोई ऐसा ही सींग वाला हिरण ढूंढ लेंगे, उसे मारेंगे, लोगों को कह देंगे वेंडिगो है वेंडिगो। मैंने तस्वीरें देखी हैं, वेंडिगो सींगों वाला होता है ना, हिरण जैसा लगता है लेकिन 2 पाँव पर चलता है। हमने उस होटल के मैनेजर से बात की थी। होटल का मैनेजर भी हमें यही कह रहा था, सर उस तरफ जाना सही नहीं होगा, देखिए उस तरफ खतरा बहुत ज़्यादा है। मैं ये वेंडिगो की कहानियों पर यकीन नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है वहाँ पर कोई ना कोई खतरनाक जानवर तो है। हो सकता है वो जानवर आदमखोर भी हो। अब कहानियाँ सुनी हैं गांव वालों से, बल्कि वो गांव वाले भी इस गांव में नहीं आए, कहीं दूर जा चुके हैं। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। हम उसकी बात मानने वाले नहीं थे। मैंने बातें घुमाकर उसको कह दिया, देखो हम उस तरफ जाना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, ऐसी चीज़ें देखना सौभाग्य वाली बात होती है। तुम हमारा इंतज़ाम कर सकते हो, किसी को हमारे साथ भेज सकते हो। उसने कहा, नहीं नहीं सर, यहाँ से कोई भी उस तरफ जाना नहीं चाहेगा, सब लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। अगर मैंने उन्हें कहा मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा, अगर तुम वहाँ पर नहीं गए, वो काम छोड़ देंगे, लोग इतना ज़्यादा डरते हैं। मैंने कहा, फिर तो थोड़ी मुश्किल है, हम 2 लोग उस तरफ जाएंगे तो खतरा हो सकता है। आखिर वहाँ पर रहने पर अगर खतरा हुआ तो क्या करेंगे? उस होटल के मैनेजर ने पहले तो हमें समझाने की कोशिश की, हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। उसके बाद वो कहने लगा, आप फिर हथियार लेकर जा सकते हैं, ऐसा कीजिए, मेरे पास पर्सनल रिवॉल्वर है, इस रिवॉल्वर को अपने पास रखिए, अगर कोई खतरा महसूस हुआ, कोई जानवर आपके करीब आया, आप गोली चला दीजिए। मैं आपको एक शॉटगन भी देता हूँ,
शॉटगन से छर्रे निकलेंगे, उससे भी आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। मैं कहूँगा एक तेजधार हथियार भी आप अपने पास रख सकते हैं। कोई जानवर आपके करीब आने की कोशिश नहीं करेगा। उसने हमारा आधा काम आसान कर दिया था। उसके वो हथियार बैग में हमने रख लिए थे, खाने पीने का सामान रख लिया था। उसके बाद झरने के पीछे 7 किलोमीटर का सफ़र हमने जब उससे पूछा, उसने कहा सर ये 7 किलोमीटर का सफ़र बिल्कुल सीधा सीधा नज़र आता है, यानी वो बड़ा झरना है ना उस तरफ जाने का, लेकिन अगर आपको उस गांव तक पहुंचना है तो घूम कर जाना होगा। 15 किलोमीटर का रास्ता है, बहुत ज़्यादा लंबा और ख़तरनाक रास्ता है, आपको चलते चलते काफ़ी समय हो जाएगा। दोपहर का वक्त है, आप ऐसा कीजिए कल सुबह निकलिए, इसके बाद आप दोपहर तक उस जगह पहुंच जाएंगे। फिर कोई अच्छी सी जगह ढूंढ लेना, सफाई करके वहीं पर रहना, रात अंदर गुजारना, दिन के वक्त बाहर आना, ये सही रहेगा। उसकी बात हम मानना तो चाहते थे, लेकिन मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता था। कोई अच्छी चीज़ देखने को मिले, मेरे पेट में जैसे चूहे भागने लगते हैं, भूख वाले नहीं, नई चीज़ वाले। मैं रह नहीं सकता। मैंने रोमन को इशारा किया, चलो निकलते हैं। रोमन भी कहने लगा, अब हमें जल्दी से निकलना होगा, हम बहुत तेज़ भागते हैं, अभी अभी 1 घंटे में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। वो होटल का मैनेजर हमें बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम रुकने वाले नहीं थे। हम निकले सीधा दोपहर के वक्त। जंगल के पहले इलाके जो कि सुरक्षित थे, वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा आसान था। पगडंडियाँ बनी हुई थी, ईंटों वाली सड़क बनी हुई थी, लेकिन वो बाड़े को पार करते ही हमें बिल्कुल बड़ी बड़ी झाड़ियाँ मिल रही थी, जिन्हें पार करना मुश्किल भरा था। लेकिन फिर भी झाड़ियों को तेज़धार हथियार से काटते काटते हम रास्ता बनाते जा रहे थे। रास्ता मुश्किल भरा था, सफ़र काफ़ी ज़्यादा लंबा था। चलते चलते बहुत समय हो गया, लगभग 6 साढ़े 6 बजे हम उस गांव तक पहुंचे थे। अंधेरा होने ही वाला था, लेकिन थोड़ी थोड़ी रोशनी अब भी मौजूद थी। वहां हमने देखा खंडहर गांव। गांव के जो घर थे ना, वो बिल्कुल नए ईंटों के बने हुए घर थे। पास में होटल, कांच वाली खिड़कियां लगी हुई थी, पूरी तरह से साफ सुथरी जगह लग रही, लेकिन रहने वाला कोई नहीं। मिट्टी चारों तरफ थी, पत्ते पेड़ों के यहाँ तक आए हुए। शायद यहाँ बहुत समय से सफाई नहीं हुई होगी और यहाँ रहने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। पूरी तरह से वीरान और सुनसान जगह। वहाँ ढूंढने लगे हम रहने के लिए कोई खास जगह। एक 3 मंजिला होटल था, नया बना हुआ था, सब कुछ वहाँ पर मौजूद था, लेकिन उस होटल को छोड़कर लोग भाग गए। जैसे ही हम उस होटल के अंदर गए थे ना, वो 3 फ्लोर में लगभग 7 कमरे थे। सबसे ऊपर वाला कमरा हमने ले लिया। कांच की थोड़ी सफाई की, ऊंचाई होने के कारण वहाँ मिट्टी ज़्यादा नहीं थी और अंदर पूरी तरह से साफ था, वहाँ रहा जा सकता था। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वो तारें शायद कट गई होंगी, लेकिन हम अपने साथ भी बड़ी बैटरी लेकर आए थे, जिससे कमरे को हम अच्छी तरह से रोशन कर सकते थे। बाकी चार्जिंग वाली चीज़ें भी लेकर आए थे। एक पोर्टेबल सोलर पैनल भी लेकर आए थे, जिसे हमने सोचा था छत पर लगा देंगे, हमें चार्जिंग की कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। ये काम हम कल करना चाहते थे। आज बैटरी को रखा, वहाँ पर बल्ब जलाया, अपना सामान बैग से निकालकर हम वहाँ टेबल पर रखने लगे। ये जैसे 3 स्टार होटल होगा, सारी की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद थी। खाने पीने का पुराना सामान जो थोड़ा बदबू मार रहा था, उसे कमरे से बाहर निकाला। अब साफ कमरे में साफ गद्दे के ऊपर छलांग लगाकर हम लेट चुके थे। सामने कांच की खिड़की, जिससे आगे वाला वो जंगल पूरी तरह से साफ साफ नजर आ रहा। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यहाँ रहने में बड़ा अच्छा अनुभव हमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से शांति है। गांव में फिर भी कुछ लोग आते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं आता। वेंडिगो से डरते हैं, और वेंडिगो शायद सींग वाला कोई हिरण होगा, जिसे लोग वेंडिगो समझकर डरते जा रहे थे। हम वहाँ बेड पर लेटे हुए बड़े आराम से एक स्पीकर पर म्यूजिक लगाकर मज़े से बातें भी कर रहे, म्यूजिक भी सुन रहे, नाचने की कोशिश भी कर रहे। अंधेरा हो चुका था, बाहर पूरी तरह से घुप अंधेरा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा था ये अमावस की रात हो। ज़रा सी रोशनी मौजूद नहीं थी। दूर उस गांव में जैसे थोड़ी थोड़ी लाइट्स लगी हुई यहाँ से साफ देखी जा सकती थी, लेकिन दूरी घुमावदार लगभग 15 किलोमीटर की थी।
अगर यहाँ किसी तरह की मुसीबत हुई 15 किलोमीटर चलकर जाना होगा। ये परेशानी वाली बात हो सकती थी और यहाँ मोबाइल की रेंज भी नहीं आती थी। हम किसी से कांटेक्ट कर भी नहीं सकते थे। हमने सोचा था 2 दिन यहाँ पर बिताएंगे, अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे, जंगल में हम शिकार करने की कोशिश भी करेंगे। अब बंदूक हमें मिल चुकी थी। हमने बंदूक पकड़ते वक्त ही एक दूसरे से नजरें मिलाई थी। एक दूसरे का जैसे मन पड़ सकते थे। शिकार करने का मन कब से था हमारा। यहाँ जंगल में तो आज़ादी है। कह दें कि वेंडिगो मिला था, उस पर गोलियां चलाई थी। इसी बहाने किसी को पता नहीं चलेगा यहाँ गोलियों की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं और हम किसी जानवर को यहीं पर मारकर यहीं पर पकाकर खाएंगे। ये 8, साढ़े 8 बजे का वक्त होगा। अचानक बाहर जानवरों के भागने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था भैंसों का झुंड भाग रहा हो, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा। उसके बाद जानवरों के चीखने की आवाज़ें आ रही। यहाँ कई शिकारी होते हैं जो जानवरों का शिकार करने की कोशिश करते हैं। उससे बचने के लिए जो शिकार होता है वो भी भागता है। शायद किसी का शिकार किया गया होगा किसी शिकारी की तरफ से, तभी तो जानवर कराह रहा है। और ये जानवर के कराहने की जो आवाज़ थी ना, हमारे बहुत करीब से आ रही। ऊपर से तो साफ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था इस होटल के बिल्कुल नीचे शायद कोई शिकारी अपना शिकार कर रहा होगा। हम जल्दी से सीढ़ियों से भागे, पहली मंजिल पर आए। हम नीचे उतरना नहीं चाहते थे। पहले मंजिल की उस बड़ी सी खिड़की से नीचे झांकने लगे। नीचे अंधेरे में कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे 2 जानवर लड़ रहे हों। उनकी अलग अलग तरह की आवाज़ें थी। एक आवाज़ तो किसी भैंसे की लग रही थी जिसे जकड़ा गया है। दूसरी आवाज़ शेर की नहीं लग रही थी, किसी अजीब से जानवर की लग रही थी। वो आवाज़ बार बार आती रही और हमें लगा हमें पता तो लगाना चाहिए ना। बिल्कुल अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर हम टॉर्च की रोशनी ऊपर मारेंगे हमें साफ साफ नज़र आएगा। जब हमने वो बड़ी टॉर्च नीचे की तरफ मारी थी, हमें नज़र आया एक भैंसे को पकड़े हुए एक अजीब सा जानवर। ऐसा लग रहा था ये बड़ा सा कोई हिरण हो। हिरण ने भैंसे को गर्दन से पकड़ रखा था, लेकिन ये टॉर्च की लाइट से जैसे हड़बड़ी सी मची। वो भैंसा निकल गया था उसकी पकड़ से और वो जानवर ऊपर की तरफ देखने लगा। हिरण जिसके बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े से सींग थे, अपने आप 2 पैरों पर जैसे खड़ा हो गया था। उसका शरीर अजीब सा था, जैसे कोई पेड़ के तने होते हैं ना, सूखी हुई लकड़ी होती है, उसका पूरा शरीर सूखी हुई लकड़ी की तरह था। लेकिन वो हिल रहा था। जैसे ही वो रोशनी की तरफ देखने लगा, उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी, जैसे पुतलियां मौजूद ही ना हो। उसने अपना मुंह खोलकर चीखना शुरू कर दिया था, जैसे गुस्से में चीख रहा हो। शायद उसे पता लग गया कि ये ऊपर से टॉर्च मारने वाला कोई इंसान ही हो सकता है। एक झटके में 2 पैरों पर वो ऐसे भागा था जैसे उसका शरीर खिंचकर लंबा भी हो रहा हो। जल्दी से वो जैसे होटल के दरवाजे की तरफ नीचे भागा था। मुझे रोमन कहने लगा था, तुझे क्या लगता है ये हिरण हो सकता है? हिरण भैंसे का शिकार नहीं कर सकता। वो कहानियां सच है। वेंडिगो की कहानियां सच है। दरवाजा बंद कर, जल्दी जल्दी दरवाजा बंद कर। हम उस कमरे से भागे सीधा ऊपर की ओर। जैसे ही हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे, हमने वो दरवाजा बंद कर दिया। हमें नीचे से आवाजें आ रही थी, जैसे अलग अलग कमरे को खंगाला जा रहा था, दरवाजे को खोला जा रहा था, सामान को बिखेरा जा रहा था। हमने अपने कमरे का यह दरवाजा बंद कर रखा था, बहुत ज़्यादा घबराए हुए। हमें समझ में नहीं आ रही थी आखिर हम क्या करें। एक पल के लिए जैसे सारी की सारी समझ ज़मीन दोज़ हो गई थी, क्योंकि जो सामने नज़र आया था वो सोच से परे की बात थी। हमने जल्दी से वो छोटी पिस्तौल और वो छर्रे वाली शॉटगन निकाल ली थी। दरवाज़ा बंद था, फिर भी हम एक अलमारी के अंदर छिपे हुए। अंदर से बाहर देखा जा सकता था, जैसे छोटी सी जाली लगी हुई थी। तब हमने देखा हमारा जो बंद दरवाज़ा था ना, बाहर से कोई जैसे खटखटाने लगा। पहले तो बिल्कुल साधारण तौर पर ठक 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 ठक। उसके बाद हमने कोई जवाब नहीं दिया। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से हिलाया जा रहा था,
धीरे धीरे दरवाज़ा इतनी ज़ोर से हिलाना शुरू हो गया कि दरवाजे की कुंडियाँ बाहर की तरफ निकलने लगी थी। दरवाज़ा अंदर की तरफ टेढ़ा होता जा रहा था। उसके बाद पूरी तरह से शांति, जैसे दरवाज़ा खुला ना हो और वो यहाँ से चला गया हो। हम भी एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। क्या हम बच गए? क्या वो यहाँ नहीं आ रहा? धड़ाम की आवाज़ आई और उसने एक झटके से दरवाजे को तोड़कर अंदर फेंक दिया था। फिर बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। उसे पता नहीं था हम अलमारी में छिपे हुए हैं, लेकिन यहाँ ऐसे हालात थे, मौत आंखों के सामने नजर आ रही। वो अजीब सा जानवर, लकड़ी जैसा सूखा हुआ शरीर, अगर वो कहीं किसी दीवार से सटा हो, किसी पेड़ को पकड़े हुए हो, आंखें बंद किए हुए है, तो किसी को पता तक नहीं चलेगा ये एक जानवर है। सामने वाले को लगेगा जैसे ये बस एक पेड़ ही है, पेड़ की टहनी बाहर की तरफ निकली होगी, लेकिन ऐसे आकार में वो हमारे सामने खड़ा हुआ, शरीर से जैसे छोटी छोटी टहनियां नुमा बाहर की तरफ निकली। सींग उसके थोड़े नर्म थे, थोड़े थोड़े हिल भी रहे थे, और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें घूरता हुआ इधर उधर झांक रहा, ढूंढ रहा था हमें। बेड को उसने अपने हाथ से पीछे की तरफ उछाल दिया था। बेड के नीचे हम नहीं थे। बाथरूम का दरवाज़ा उसने तोड़ डाला। उसके बाद वो ढूंढने लगा आखिर हम कहाँ हो सकते हैं। उसने खिड़की खोलकर बाहर की तरफ भी देखा था, अपना चेहरा बाहर निकालकर, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, दाएं बाएं भी। कहीं कोई खिड़की से बाहर लटक तो नहीं रहा। बड़ा समझदार लग रहा था वो। फिर वो वापस आया, इधर उधर झांकने लगा। उसकी नजर पड़ी फिर अलमारी की तरफ। धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा अलमारी की ओर, और उसके गुर्राने की आवाज़ अजीब सी थी, अजीब सी वो आवाज़ धीरे धीरे नज़दीक आता गया। अलमारी के बिल्कुल सामने था। अलमारी का दरवाज़ा अपनी वो अजीब सी लंबी लंबी उंगलियों से खोलना चाहता था। हम भी पूरी तरह से तैयार। मेरी रिवॉल्वर तैयार थी, जबकि मेरे दोस्त के पास शॉटगन तैयार करके हम बैठे थे। अगर ये दरवाज़ा उसने खोला ना, हम गोली चला देंगे। वो बिल्कुल करीब आया, सूंघने लगा, उसके बाद चलकर बाहर की तरफ जाने लगा। उसने वो अलमारी के दरवाजे को खोला ही नहीं, चुपचाप आगे से निकल गया। हमारी सांस रुकी हुई थी। हम जान गए थे ये बहुत बड़ा खतरा है, पूरा का पूरा गांव खाली हो गया है, तो हम क्या चीज़ है। हमने ये गलती कर दी यहाँ आकर, और वो लाइट जलाकर देखने की भी सबसे बड़ी गलती थी। वो अब यहाँ आ गया है, लेकिन हम बच गए। उसने दरवाज़ा नहीं खोला, वो बाहर की तरफ चला गया। हम भी वो अलमारी के दरवाजे को खोलकर बाहर की तरफ आए। जैसे ही झांकने के लिए बाहर की तरफ थे हम, वो दरवाजे पर खड़ा गुर्रा रहा, हमारी तरफ देख रहा, ऐसा लग रहा था मुस्कुरा रहा हो। उसने हमें सूंघ लिया था कि हम अलमारी के अंदर हैं, लेकिन वो इंतज़ार करता रहा दरवाजे के पास खड़ा होकर, कब हम अपनी हिम्मत को बांधकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलेंगे। यही इंतज़ार कर रहा था वो। उसके बाद जैसे ही वो अंदर आने लगा, मैंने रिवॉल्वर से गोलियां चलानी शुरू कर दी। मेरे दोस्त ने भी वो छर्रे वाली बंदूक उस पर चलाई थी। मैं तो दाईं तरफ गिर गया था, लेकिन मेरे दोस्त ने जो बंदूक से छर्रे चलाए थे सीधा उसकी छाती पर करीब से। खून भी उसकी छाती से निकला था और उसके खून के छींटे मेरे दोस्त के चेहरे पर, लेकिन उसने भी अपना पंजा मेरे दोस्त के कंधे पर मारा था। मेरा दोस्त तो बच गया, वो जैसे गोली चलाते ही नीचे बैठ गया, लेकिन वो वेंडिगो उसके ऊपर से निकला। जख्मी था, इसीलिए वो खिड़की से छलांग लगाकर सीधा बाहर चला गया। वो कांच की खिड़की को तोड़ डाला था उसने, जबकि वो कांच बहुत मजबूत होता है। सीधा भाग गया। अंधेरे में हम दोनों बचे हुए थे। मेरा दोस्त पागल हो गया था, हंसने लगा, कहने लगा, मार दिया उसे, मार दिया। पूरा का पूरा गांव डरकर भाग गया था, और हमने उसे मारा, और मैंने करीब से छाती पर गोली चलाई थी उसके। देखो मेरे चेहरे पर खून के छींटे हैं उसके, लाल लाल उसके खून के छींटे। मेरे दोस्त ने साफ तक नहीं किए, वहीं पर बैठे रहे थे बंदूकों को तैयार करके, लेकिन वो दोबारा नहीं आया। पूरी रात हमने गुजार डाली, और जैसे ही वहाँ रोशनी होनी शुरू हो गई, हमें पता था यहाँ से निकलना ही समझदारी है। वो मरा नहीं है, हो सकता है वो सही समय पर वापस आए, और उसे कहा जाता है समझदार जीव, इंसानों से ज़्यादा समझदार जीव।
अगर किसी इंसान को हम इस तरह से छलनी कर दे, वो क्या करेगा? बदला लेने जरूर आएगा और बदला लेने के लिए तैयारी करके आएगा। हो सकता है वो तैयारी करके आए, हमें यहाँ से निकलना होगा। हम जल्दी से सामान बांधकर वहाँ से निकलने लगे। सफ़र लंबा था, लेकिन हम सुबह सुबह ही निकले थे और दोपहर से काफ़ी पहले होटल तक पहुँच गए। गंदे कपड़े थे हमारे, हमने कपड़े तक नहीं बदले थे, हम इतना डरे हुए थे। होटल में पहुँचते ही मैनेजर को हम बताने लगे रात को क्या घटना घटी। मैनेजर खुश था कि आप जिंदा बच गए। वैसे उसका शिकार जिंदा नहीं बचता, कहते हैं बड़ा खतरनाक है वेंडिगो। आसपास के गांव के लोग बहुत कहानियां सुनाते हैं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन कहानियां बड़ी भयानक होती हैं। आप बच गए, हम भी खुश थे। हमें अब पता लगा जो कहानियां बताई जाती हैं कुछ सच्चाई उनमें ज़रूर होती है। आज तो पता लग गया था। हम उसके बाद अगले ही दिन सामान पैक करके वहाँ से निकले थे। हम अब यहाँ रहना नहीं चाहते थे। खौफ का दिन था और वैसे भी शिकार की बात दिमाग से अब निकल ही चुकी थी। जंगल में पता नहीं सामना किससे हो जाए। शिकार की लालच में हम जाएंगे और शिकार हमारा भी हो सकता है। अब हम वापिस आ चुके थे। साधारण जिंदगी हम जीने लगे थे। लेकिन 2 दिन बाद जब मैं रोमन को अपने पास बुला चुका था, मैं उसे पार्टी करना चाहता था। हम इसी तरह से कुछ दिनों बाद एक दूसरे को किसी न किसी बहाने पार्टी दिया करते थे, अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर। इस बार भी एक रेस्टोरेंट में जाकर जब मैं उसके सामने बैठा हुआ, उसकी आंखें बार बार इधर उधर झांके जा रही। वो कह रहा, भूख बहुत ज़्यादा लगी है, जल्दी करना, जल्दी कर। मैं उसे कह रहा, हाँ वो तो ठीक है, क्या खाना चाहेगा? चिकन पॉपकॉर्न मैं करवा चुका हूँ, आने ही वाले हैं। उसने कहा, नहीं नहीं यार, पके हुए नहीं, कच्चे खाने का मन कर रहा है। मैंने कहा, कच्चे? क्या मतलब तेरा? उसने कहा, यार कैसे बताऊं तुझे, 2 दिनों से मैं पागल हो गया हूं। मेरा मन कुछ खाने को नहीं करता, कच्चा मांस खाने को करता है, कच्चा मांस। मैंने कहा, कच्चा मांस? पागल है तू? कच्चा मांस खाने का मन किसका करता है? हम इंसान कच्चा मांस खाएंगे ना तो पेट खराब हो जाएगा। तू जानवर तो नहीं, साले जानवर बन गया है। उसने कहा, पता नहीं मुझे, मेरा मन करता है जैसे मैं कच्चा मांस खाऊं बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ कच्चा मांस खाना चाहता हूँ, हाँ बस रहा नहीं जाता। सामने फ्राइड चिकन पॉपकॉर्न आ चुके थे, सामने पड़े। वो जल्दी से चबाने लगा, फिर थूकने लगा और कहने लगा, मज़ा नहीं आ रहा यार, ये तो तेल है, पता नहीं क्या डाला हुआ है, कच्चा मांस खाना है, कच्चा। वो कुर्सी छोड़कर भागने लगा। अब उससे रहा नहीं जा रहा था। खुशबू आ रही थी पीछे वाली जगह से। वो रेस्टोरेंट के पीछे पहुंच गया, जहां मांस काट कर जैसे उसका सामान बनाया जा रहा, कच्चा ही उठाकर खाने लगा। कई कर्मचारी थे रेस्टोरेंट के जो उसे पकड़े जा रहे, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने कच्चा मांस चबाना शुरू कर दिया और मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये ऐसी हरकत पहले नहीं करता। मैं उसे पकड़ चुका था। पहले तो उसने वो कच्चा मांस खा लिया, फिर थोड़ा खुद को कंट्रोल करने लगा। उसके बाद मैं उसे लेकर गया गाड़ी में। मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था। उसके माँ बाप इस शहर में मौजूद नहीं है, उसका ख्याल मैं ही रख सकता हूँ, और कौन रखेगा? कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं उसकी। मैं डॉक्टर के पास लेकर गया, लेकिन रास्ते में मुझे मेरा दोस्त अजीब अजीब बातें कर रहा। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। मैं कब से सोच रहा था कच्चा मांस खाकर देख लूँ, लेकिन तूने जब वो पका हुआ चिकन पॉपकॉर्न रखवाया ना सामने, बस कंट्रोल नहीं हुआ। मज़ा आ गया कच्चा मांस खाकर, लेकिन फिर भी वो असली मज़ा नहीं आया। जैसे कुछ और अच्छा मांस, इससे भी ज़्यादा अच्छा मांस। मैं उसकी बातें समझ नहीं पाया। डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर भी उसकी बातें सुनकर कह रहा, ये कब से ऐसा है? मैंने कहा, 1-2 दिन हुए हैं। उसने कहा, कोई सदमा, सर पर कोई चोट? मैंने कहा, नहीं, कोई चोट नहीं लगी, हादसा छोटा मोटा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे चोट लगी हो। डॉक्टर कहने लगा, ऐसा लग रहा है किसी तरह बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है, जैसे इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैं अभी फ़ोन करता हूँ साइकेट्रिस्ट को, वो इससे बातें करेगा और समझने की कोशिश करेगा। 15 मिनट में साइकेट्रिस्ट वहाँ पर आ चुका था। वो रोमन के सामने बैठा एक कमरे में रोमन से सवाल पूछे जा रहा था। मैंने रोमन को कह दिया था, कोई बात छिपाना मत, किसी भी बात को अपने अंदर मत रखना। अब रोमन बताना शुरू हो गया। सबसे पहले साइकेट्रिस्ट ने पूछा, आखिर ये कब से हो रहा है? रोमन ने बता दिया, 2 दिन से। पहले तो खाना अच्छा नहीं लग रहा था, फिर एक दिन पका हुआ मैंने मांस खाया, बड़ा मज़ा आया, लेकिन असली मज़ा नहीं आया जो कच्चे में मज़ा आया आज। इसके बाद वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर पूछने लगा, सही से बताओ, तुम इसे किससे लिंक करते हुए महसूस कर रहे हो?
2-3 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ था जो अजीब हो? तब रोमन कहने लगा, हाँ, सबसे अजीब, जिंदगी की सबसे अजीब घटना। हम उस होटल के 3री मंजिल पर थे। वहां से हमें वेंडिगो का सामना करना पड़ा था। वो साइकेट्रिस्ट हंसने लगा था। अच्छा, सपने में? उसने कहा, नहीं, सच में वो वेंडिगो सामने से था। हमने उस पर हमला किया था, गोली चलाई थी, उसके खून के छींटे चेहरे पर गिरे थे। तब वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर कहने लगा, खून के छींटे। उसके बाद दूसरे डॉक्टर को बुलाया और कहा, ये कहानियाँ सी बना रहा है, कोई वेंडिगो ऐसा तो नहीं किसी जानवर को मारा हो, और इन्फेक्टेड जानवर हो जिसके खून के छींटे चेहरे पर गिरे, जिससे इन्फेक्शन इसके शरीर के अंदर चला गया? ऐसा हो सकता है, इसके टेस्ट करवाने होंगे, बॉडी में कोई चेंज हुआ है या नहीं। मेरे दोस्त रोमन के टेस्ट करवाए गए थे। 2 घंटे में रिजल्ट आया, कोई चेंज नहीं था। लेकिन रोमन से रहा नहीं जा रहा। उसने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर की जांघ पर दांत गड़ा डाले थे और वो कह रहा, मांस खाने का मन कर रहा है, इंसानी मांस खाने का मन कर रहा है, इंसानी मांस, मुझे मांस खाना है। उसके बाद रोमन को बाहर छोड़ा नहीं गया, एक कमरे में बंद कर दिया गया। खाना वहीं पर दिया जा रहा था और डॉक्टर खुद कह रहा था, ये कैसा बन गया है? क्या ये कैनिबलिज्म की बातें पहले भी किया करता था? इंसानी मांस खाना, ऐसी बातें किया करता था? मैंने कहा, नहीं, वो वेंडिगो वाली घटना हुई है ना, उसके बाद से कोई वेंडिगो वाली बात मान ही नहीं रहा था। किसी को यकीन ही नहीं था वेंडिगो भी होता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ। इसके बाद मैंने चाचा जी को फ़ोन किया, पूरी घटना के बारे में बताया। चाचा जी ने वो होटल में फ़ोन किया था, वहाँ के मैनेजर से पूछा। मैनेजर ने साफ कर दिया, हाँ, यहाँ वेंडिगो देखा जाता है, कहानियाँ सुनाई जाती हैं और इनका सामना हुआ हो सकता है। इस तरह से मेरे चाचा जी ने फ़ोन घुमाए अपने कुछ पहचान वालों को। एक और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जो काफ़ी मशहूर था लेकिन काफ़ी अजीब भी था, वो भी वहाँ पर आया था। मेरे सामने बैठकर मुझसे सवाल कर रहा, वो वेंडिगो ही था, यकीन से बता सकते हो? मैंने कहा, हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, वेंडिगो होते हैं। उसने कहा, मैंने कब कहा वेंडिगो नहीं होते? मैं खुद एक बार वेंडिगो को देख चुका हूँ। मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ जो कोई भी बात सामने करे उसे नकार दूँ। मैं जानता हूँ वेंडिगो होते हैं, लेकिन इतने समझदार, इतने चालाक उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। बहुत चालाक होते हैं। अगर वहाँ पर वेंडिगो है तो खतरनाक इलाका है। मैंने कहा, तो सही है, तो वेंडिगो से हमारा सामना हुआ, गोलियां चलाई थी हमने, इसके बाद इस तरह से ये घटनाएं हुई। सारी घटना बता दी। फिर वो डॉक्टर कहने लगा, तुम्हारे ऊपर खून के छींटे नहीं पड़े? मैंने कहा, नहीं, गोली चलाकर मैं एक तरफ गिर गया था, उसने हमला मेरे दोस्त रोमन पर किया था। डॉक्टर ने कहा, अच्छा, तो उसने शॉटगन से गोली चलाई, वो करीब था या दूर था? मैंने कहा, करीब था, छाती पर गोली चलाई। उसने कहा, तो खून के छींटे उसके चेहरे पर गिरे थे, यानी मुंह में भी खून गया होगा। मैंने कहा, हाँ, पूरा चेहरा लाल सा हो गया था और वो वेंडिगो भाग गया था। तब वो डॉक्टर कहने लगा, अच्छा, तो वेंडिगो भाग गया, यानी वो वेंडिगो तो मरा नहीं होगा। वेंडिगो के ऊपर जैसा हमला करना है कर दो, लेकिन मुझे इतना पता है, वेंडिगो खुद को ठीक कर सकता है और बड़ी तेज़ी से। तुम उसके बाद एक दिन वहाँ रुके तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, अगली सुबह निकल गए थे, लगभग 6-7 घंटे हुए होंगे, उसके बाद हम निकल पड़े थे। उसने कहा, तो सही है, जो वेंडिगो होता है ना, वो लगभग 16 से 17 घंटे में शरीर में हुआ किसी भी तरह का जख्म ठीक कर सकता है। वो बहुत चालाक होता है और उसके खून में इन्फेक्शन होता है, जिसे लोग कहते हैं कि कोई जैसे उसके जैसा बन गया, पूरा तो नहीं, जैसे उसके जैसे हालात बन गए, उसकी जैसी सोच बन गई। मानो उसका खून चेहरे पर पड़ा, शरीर में इन्फेक्शन हुआ, जबान पर खून लगा था, तो इसके अंदर जैसे वैसे हाव भाव आ गए। ये उसके बाद इंसानी मांस को ढूंढेगा, इंसानी मांस खाने की कोशिश करेगा, और ये बड़ी बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। तुम कह सकते हो कि ये वेंडिगो से पोजेस्ड हो गया है। वेंडिगो के पोजेशन में ये इंसानी मांस की डिमांड करेगा। कुछ खाना अच्छा नहीं लगेगा, और अगर हालात बहुत बुरे हो गए, लगभग 1 महीने बाद ये अपनी बाजू को काट कर खा जाएगा, अपनी टांगों को काट कर खा जाएगा, पागल हो जाएगा, ये मांस के लिए पागल। इसे जिंदा रखना खतरे से खाली नहीं होगा, पूरी तरह से पागल। जैसे रेबीज होता है ना, उससे बचा नहीं जा सकता, इससे भी 1 महीने बाद बचा नहीं जा सकेगा। मैं रोने लगा था। फिर कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन, कुछ दो इसे? उसने कहा, मेडिकल साइंस इस पर यकीन नहीं करती, यह बिल्कुल अलग चीज़ है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए, लेकिन लोग मानते नहीं।
वेंडिगो होता है लोग मानेंगे तभी तो रिसर्च शुरू होगी ना। बड़े बड़े डॉक्टर नकार देते हैं क्योंकि सामने से देखा नहीं होता। तस्वीरें खींचना असंभव के समान है। इतना चालाक जो इंसानों से ज़्यादा चालाक हो, कैसे फंसाओगे उसे? वो तो गायब हो जाता है जैसे जंगल में। जंगल उसका घर है। मैं रोने लगा। मेरा दोस्त रोमन मतलब जिंदा नहीं बचेगा। उसने कहा, जिंदा नहीं बचेगा? वैसे ज़्यादा चांस तो इसी के हैं, 1% चांस है। तुम्हें पता है जो ये वेंडिगो होता है उसके खून से कोई इंसान पोजेस्ड हो जाता है, लेकिन उसके शरीर में एक ऐसा अंग भी है जिसके इस्तेमाल से वो पोजेशन खत्म भी हो जाता है। जितनी तेज़ी से ये पोजेस्ड हुआ उतनी तेज़ी से वो जो बीमारी है ना ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कैसे? उसने कहा उसके सींग में एक ऐसा तरल होता है जो सींग के अंदर ही फैला हुआ होता है। अगर वो तरल को पानी में डालोगे, मानो उसके सींग को काट लो, उसे पानी में डालो, वो घुलेगा नहीं। लेकिन अगर इंसानी शरीर में उसे ज़रा सा गड़ा दो तो वो बड़ी जल्दी जल्दी हरे रंग में गलने लगेगा, खून में मिल जाएगा। फिर शरीर के अंदर से जो पोजेशन हुआ है उसे खत्म कर देगा। कोई नुकसान नहीं होगा, ना कुछ हुआ ना कुछ होगा, जैसे इंसान पूरी तरह से ठीक। लेकिन 1% मैंने इसीलिए कहा है, वेंडिगो का सींग लाना असंभव के समान है, जिसे ढूंढा नहीं जा सकता, जिससे बचा नहीं जा सकता। तुम किसी को लेकर जाओगे, वो यकीन नहीं करेगा। और वेंडिगो इतना चालाक, लाशें बिछा देता है, किसी गांव की लाशें। उसका सींग कैसे लेकर आओगे? मैंने कहा, सींग? ये तो और भी मुश्किल बात है। इसके बाद वो डॉक्टर कह रहा था, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें तरीका भी बता दिया है, अब कुछ किया भी नहीं जा सकता। ये कहकर वो जा चुका था। उसने बड़ा आसान तरीका बताया था। सींग अगर मिल जाए तो उसके शरीर में गड़ा देना है, वो सींग घुलने लगेगा पानी की तरह, बस मेरे दोस्त को ठीक कर देगा 30 दिनों के अंदर। उसके बाद कोई रास्ता नहीं है। ये बात मैंने अपने चाचा जी को भी बताई थी और मेरे चाचा जी कह रहे, वेंडिगो अगर सच है जैसे उस मैनेजर ने बताया है, वहाँ कोई जाने वाला मिलेगा नहीं, खतरे से खाली नहीं है। अब तुम्हारे दोस्त के साथ जो हुआ है वो उसकी किस्मत है। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए किसी को लेकर भी, खतरा बहुत ज़्यादा होगा। मैंने कई लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, काफ़ी ऐसे लोग जिन्हें कीमत देकर वहाँ ले जाया जा सकता था। मानने को कोई तैयार नहीं था। इसीलिए मुझे लगने लगा मेरे दोस्त को बचाया नहीं जा सकता। वो एक दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा लंबा था। मुझे लगने लगा था उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, उसकी ये हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं ही उसे वहाँ पर लेकर गया था। वो तो मना कर रहा था। मैंने कहा था वेंडिगो नहीं होता, चलो वहाँ पर चलते हैं। शायद अब मुझे वहाँ पर अपने दोस्त की मदद के लिए जाना ही होगा। एक वेंडिगो को कहते हैं मारा नहीं जा सकता, लेकिन शायद फंसाया जा सकता है। मुझे उसका बस सींग चाहिए। मैं ऐसे हथियार लेकर जाऊंगा, उसका सींग काट लूंगा। शायद कुछ हो। बिना उसका खून अपने शरीर पर गिराए मैं कुछ ना कुछ तो कर पाऊंगा ना। इस तरह मैं दोबारा उसी जगह पहुंच गया था। वो होटल के मैनेजर से मैंने कुछ बात की थी। कोई नहीं मान रहा वहां जाने के लिए, लेकिन होटल का मैनेजर मेरे लिए ऐसे हथियारों का इंतजाम करवा सकता था जिसका इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा सकता है। ऐसे जाल जो गांव वालों ने बिछाने की कोशिश की थी, उसे मारने की कोशिश की थी। बहुत हद तक वो कामयाब हो गए थे, लेकिन किसी कारण वो हार गए। उसके बारे में उस मैनेजर को पता नहीं था, लेकिन इंतज़ाम उसने करवा दिया था। बड़े बड़े बैग में वो सामान वहाँ तक पहुँचाया जा सकता था। मैं वो सामान को पूरा दिन वहाँ पहुँचाता रहा। 2 बार आया, 2 बार मैं वहाँ पर गया। एक ऐसी बाइक जो उस जंगली इलाके में चल सकती थी, बड़े टायरों वाली, उसे लेकर यह काम मैंने किया था अच्छी तरह से। वो होटल के अंदर मैंने जाल बिछा रखे थे, बंदूकें लगा रखी थी, खुद भी वो बड़ी शॉटगन जो आगे से जैसे बड़े बड़े छर्रे फेंकती है। वो सिर्फ उसे मारेगी नहीं, उसकी धज्जियां उड़ा देगी। मैं ये मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार था। 3 मंजिला होटल ऐसे बना हुआ था जैसे किसी चूहे के लिए पिंजरा हो। वो अंदर तो आएगा, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होगा उसके पास। मैंने दिमाग लगाया था कि नीचे से फ्लैशलाइट मार के उसको ऊपर बुलाने की कोशिश करूंगा। नीचे वाले रास्ते से आएगा, फंसता हुआ, जख्मी होता हुआ, वहीं कट मर जाएगा। मैंने बाहर फ्लैशलाइट मारनी शुरू कर दी। मैं जानबूझकर आवाज़ें भी खिड़की के बाहर मारे जा रहा था। वो रात भयानक होने वाली थी, मैं जानता था, लेकिन फिर भी मैं उसे बुलाता जा रहा।
सामने से पेड़ों के हिलने की साफ साफ आवाज आने लगी। आगे मैंने बड़ी बड़ी फ्लड लाइट लगाई थी ताकि सामने से उसे देख पाऊं। जैसे ही भागता हुआ वो उस फ्लड लाइट में आया, डर ही नहीं रहा था, जैसे सामने खड़ा हो गया, मेरी आंखों में आंखें डाल दूर से ही जैसे आंखों से धमकी दे रहा हो। वहीं से मैंने गोली चलाई थी। उसकी रफ्तार वो एकदम से पहचान गया मैं गोली किस तरफ मार रहा हूं। जल्दी से मुड़कर पीछे हो गया, फिर सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे कह रहा हो आओ दोबारा गोली मारो। मैंने दोबारा गोली मारी क्योंकि मेरा निशाना अच्छा नहीं था, दूर से मैं सही निशाना नहीं लगा सकता था। दूसरी बार गोली चलाने के बाद मैंने खुद को समझाया, गोलियां बर्बाद नहीं करनी है, इतनी दूर से निशाना सही नहीं लगेगा। भले ही वो इधर उधर हो जाता है लेकिन फिर भी निशाना ही सही नहीं मेरा। वहीं पर खड़ा इंतजार करता रहा। मैंने भी आवाज लगाकर कहा था, अब नहीं अब नहीं। कुछ देर वो वहीं पर खड़ा रहा, उसके बाद आगे बढ़ने लगा। मैं भी जैसे मन में कह रहा, आजा बेटे आजा आजा, तुझे अब बताता हूं। वो सामने वाले दरवाजे के पास खड़ा हो गया, सूंघने लगा अंदर, सूंघता जा रहा। उसके बाद उसने ऊपर नजर घुमाई और उसके बाद वो फिर से पीछे हटने लगा। मैं सोच रहा, नहीं 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 ये नहीं। भागा उस होटल के पिछली साइड वाला वो दरवाज़ा जो लोहे का था, उसे पास से पकड़कर खींचने लगा। मैंने पूरा दिमाग लगाया था, अगर वो बहुत ज़्यादा चालाक है वो पीछे वाले रास्ते से आने की कोशिश करेगा, वहाँ से अंदर घुसने की कोशिश करेगा। वैसा ही वो कर रहा था। यहाँ पर भी मैंने जाल बिछा रखे थे, एसिड वाली बड़ी बड़ी बोतलें, जो दरवाज़ा खुलते ही उस पर ऐसा एसिड डालती कि वो बच नहीं पाता, जलने लगता और दरवाज़ा भी वापस बंद हो जाएगा। जैसे ही उसने वो दरवाज़ा हिलाना शुरू किया, सूंघना शुरू कर दिया, उस दरवाजे को ऊपर से लेकर नीचे तक सूंघता जा रहा, फिर पीछे होकर मेरी आंखों की तरफ घूरने लगा। पहली बार इंसानों की तरह सर हिलाकर उसने ना कहा था, जैसे वो समझ गया हो मेरी चालबाजी। फिर पीछे वाली पाइप को पकड़कर चढ़ने लगा ऊपर। मैं घबरा गया, ये क्या, ये तो दरवाजे के रास्ते से नहीं आ रहा है, पहले तो ऐसे ही आया था। मैंने दो तरफ से जाल बिछाया था, अंदर आने का यही तो रास्ता है, ये पाइप पर क्यों चढ़ रहा है। चढ़ता चढ़ता पाइप से तीसरी मंजिल की छत पर गया। छत पर भी दरवाज़ा है, सीढ़ियों वाला वो दरवाज़ा। मैं घबरा गया, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मुझे मालूम नहीं था वेंडिगो इतना ज़्यादा चालाक होता है। सीढ़ियों वाला दरवाज़ा जैसे खटखटाने की आवाज़ें आ रही थी, तोड़ने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे वो बार बार रुककर फिर हमला करता। उसके बाद ऐसा लगा जैसे दरवाज़ा टूट गया हो। सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज़ें आईं और मैं भी दूसरी मंजिल पर आ गया। मैं नहीं चाहता था उसे पता हो मैं कौन सी मंजिल पर हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचना शुरू किया। मैं घबराया हूँ, पसीने से तरबतर था। वो सूंघ सकता है, वो जान सकता है मैं कहाँ पर हूँ। बड़ी मुसीबत में था और मैं भी उस कमरे में था जहाँ 4 बंदूकें मैंने मशीन के साथ फिट करके रखी थी। सामने आता तो मैं गोलियां चलाने लगता, इसीलिए दीवार के पीछे कपड़े में सटा रखी वो बंदूकें। वो सूंघ नहीं सकता था, उसे लगेगा धातु है, बाकी केमिकल और चीज़ों को वो सूंघ सकता है। मैं उस कमरे के अंदर चुपचाप अलमारी के पीछे छिपा हुआ था। अलमारी के अंदर नहीं, इस बार मैं भी उसे सीधा धोखा देना चाहता था। इसके बाद मैंने दिमाग लगाया, वो ऊपर वाली मंजिल पर जैसे ढूंढ रहा, चीज़ों को बिखेर रहा। फिर मैंने सोचा उसे बेवकूफ़ कैसे बनाऊं। अगर कोई जानवर आपके पसीने की दुर्गंध सूंघ सकता है तो उसे बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए। मैंने एक कपड़ा अपनी बगल में लपेटा, पसीना उससे साफ किया, उसके बाद उसे अलमारी के अंदर फेंक दिया। इस तरह मैंने पसीने से तरबतर कुछ कपड़े सामने फेंके ताकि बदबू अलग अलग जगह से आती रहे। दिमाग मैं भी इस्तेमाल कर रहा, मुझे उसका सींग चाहिए, उसी से मैं दोस्त को बचा पाऊंगा। इसी के साथ साथ मुझे अपनी जान भी बचानी है। जैसे ही वो इस कमरे में आया, उसने सबसे पहले दरवाज़ा तोड़ा और मैंने बटन दबा दिया वो 4 बंदूकों का। उसके जैसे कंधे पर 2 गोलियां लगी थी और छलांग लगाकर वो छत से चिपक गया। मैंने वो बंदूकें इस तरह से फिट की थी ताकि कोई किसी भी तरफ भागने की कोशिश करे गोलियों से भू ना जाए, लेकिन वो बीच में आकर गोलियां लगने के बाद छत से चिपक गया। मैंने भी वो गोलियां चलानी बंद कर दी। वो देख रहा था आखिर मैं कहाँ पर हूँ। उसे पता था मैं इसी कमरे में हूँ। फिर आंखें बंद करके सूंघता जा रहा। सूंघते सूंघते उसने नीचे की तरफ देखा, वो कपड़ा पड़ा हुआ है,
उसके बाद अलमारी की तरफ देखने लगा। मैं जानता था वो बहुत चालाक है और मुझे जो करना है उससे एक कदम आगे ही करना है। फिर उसने ज़मीन पर छलांग लगाई, मैंने बटन दबा दिया, गोलियां चलने लगी। उसने छलांग लगाई ऊपर, सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी, साफ आवाज़ें आ रही, सारे राउंड खत्म हो गए। फिर वो ज़मीन पर उतरा और उसके बाद घूरने लगा, सर हिलाने लगा। गोली नहीं चला सकता था मैं। उसके बाद वो उस अलमारी की तरफ बढ़ने लगा जिसके पीछे मैं था। देख पा रहा था एक छोटे से छेद से, उसे लग रहा होगा मैं अलमारी में हूँ। हो सकता है वो जानता हो कि मैं अलमारी के पीछे हूँ। क्या करूँगा मैं? उसने अपने हाथ से वो बेड को उठाकर पीछे फेंका था। उसका शरीर बहुत ज़्यादा तगड़ा था। जैसे ही वो अलमारी के पास आया, उसने अपने नाखून वो दरवाजे पर गड़ाए और उन दरवाज़ों को खींचकर खोल दिया। फिर जल्दी से ज़मीन पर बैठ गया, जैसे वो जानता हो गोली तो सामने चलाऊंगा मैं। वो ज़मीन पर बैठा, लेकिन मैं उस अलमारी के पीछे। मैं एक तरफ मुड़कर सीधा उसकी खोपड़ी पर निशाना लगा रहा। जख्मी छाती से नहीं करना, सर से करना है। मैंने शॉटगन बड़े वाली ले रखी थी। करीब से सर पर जब गोली चलाई थी मैंने, उसके सर के परखच्चे उड़ गए थे। सर जैसे खुल गया, एक तरफ गिर गया था और खून के छींटे तक मुझ पर नहीं पड़े थे। मैं बच गया। इस तरह उसे मात दी थी, लाश उसकी वहीं पर पड़ी थी। मैं वहां बैठ गया। वो तड़प रहा था, हिल रहा, शरीर धीरे धीरे हिलना बंद कर गया। अब नहीं बचेगा, अब नहीं बचेगा। आखिरकार मैंने उसके सर के परखच्चे उड़ा ही डाले। मैंने एक तरफ उसका जो नर्म सा सींग था ना, एक चाकू से काटा था। उसके बाद उस सींग को मैंने बैग में डाला और मैं अब इंतज़ार नहीं कर सकता था। नीचे वो बाइक थी जिसे लेकर मैं वहाँ से निकला। अंत भी कर दिया मैंने उस वेंडिगो का। जब मैं होटल में पहुँचा, अपनी आप बीती बताई थी। होटल वाले भी खुश थे। मैंने वो कारनामा कर दिया जो कोई कर नहीं पाया। शायद वेंडिगो जब यहाँ भीड़ रहती होगी ज़्यादा चौकन्ना रहता होगा, छिप छिप कर मारता होगा, लेकिन कोई अगर उसका ही शिकार करना चाहे, वेंडिगो भी समझ नहीं पाया। मैंने उसे बुरी तरह से फंसा डाला था। फिर मैं शहर आ गया अगले दिन। अपने दोस्त के शरीर में वो जैसे ही मैंने सींग गड़ाया था ना, अपने आप जैसे वो हरे रंग का होकर पिघलने लगा। शरीर के अंदर ही वो जख्म धीरे धीरे उसे तड़पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो जैसे बेहोश होने लगा। मैं डर गया कहीं उसे जहर फैलने के कारण कुछ हो तो नहीं जाएगा, लेकिन नहीं। 2 घंटे बाद उसने जब आंखें खोली, वो बहुत ज़्यादा रो रहा, तड़प नहीं रहा था, अब रो रहा था। उसके बाद उससे पूछताछ की गई, क्या खाने का मन कर रहा है? उसने कहा कुछ भी दे दो, बहुत भूखा हूँ मैं। वो बहुत पतला हो गया था, सही से खाना नहीं खा रहा था। पहले उसने पानी पिया, फिर खाना खाया। चावल बिना किसी वेजिटेबल के ऐसे ही निगल गया था। जो चीज़ ब्रेड उसे दी जा रही थी वो चबाए जा रहा, जानवरों की तरह खाए जा रहा, लेकिन मांस नहीं मांग रहा था। इस तरह से मेरे दोस्त को आखिर मैंने बचा ही लिया था। वो साइकेट्रिस्ट ने उससे बहुत देर बातें की थी और बाद में 6 घंटे बाद वो साइकेट्रिस्ट भी आया था जिसे वेंडिगो के बारे में पता था। मैंने उसे पूरी की पूरी कहानी बताई थी। मैंने कहा मैंने उसे ख़त्म कर दिया। कहानी का अंत जानने के बाद उसने कहा, तुमने उसे मार डाला था, उसे ख़त्म क्यों नहीं किया? उसे ख़त्म करना था पूरी तरह से, शरीर काटना था, जलाना था उसका। मैंने कहा मुझे ये पता नहीं था। उसने कहा मुझे कौन सा पता था कि तुम उससे लड़ने के लिए जाओगे, उसे इस तरह से हरा भी दोगे। तुमने एक गलती ज़रूर कर दी, एक गलती, उसे काट कर जला देना था। मैंने कहा मैंने उसके सर को उड़ा दिया है। उसने कहा वो भी ठीक कर लेगा। जो वेंडिगो होता है उसका दिमाग उसके सर के अंदर नहीं होता, उसके पूरे शरीर में होता है, लेकिन वो शरीर को चलाता अपने दिमाग से है। जब उसके दिमाग को भी इस तरह से धज्जियाँ उड़ाकर ख़त्म किया जाए, बाकी अंग से धीरे धीरे वो ठीक होता जाएगा। वो वेंडिगो दोबारा जिंदा हो चुका होगा और इंतज़ार तुम्हारा ही कर रहा होगा। उसकी ये बात ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया, लेकिन मैं दोबारा वहाँ जाने वाला नहीं था। अपना दोस्त भी ठीक कर चुका था मैं, तो जाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन वो साइकेट्रिस्ट कह रहा था मुझे, गलती से वहाँ दोबारा चले मत जाना। इस बार वो भी पूरी तैयारी करके बैठा होगा,
दोबारा वो गलती कभी मत करना। मैंने वो दोबारा गलती कभी नहीं की, लेकिन इतना पता चल गया था मुझे, वेंडिगो को मारा नहीं जा सकता। उसके शरीर के हर एक अंग को खत्म करना पड़ता है, वरना वो दोबारा ठीक हो जाता है। भले ही उसके सर की धज्जियां उड़ा दो, वो उसे भी ठीक कर लेता है, साधारण जख्म की तरह। शायद अपना सींग भी उगा चुका होगा। मैं उसके बाद वहां दोबारा कभी नहीं गया। मेरा दोस्त भी धीरे धीरे मुझसे दूर हो गया। यह घटना सदमे की तरह थी जिसने हमें दूर कर दिया, लेकिन हमारी जिंदगी साधारण रह गई। डरता हूँ, दोबारा जंगलों में जाने से बहुत डरता हूँ। कहीं दोबारा मेरा सामना किसी ऐसे वेंडिगो से ना हो जाए। और आपको भी डरना चाहिए, क्योंकि जो जानकारी मैंने दी है वेंडिगो की, कई वेंडिगो से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और उन्हें और भी चीज़ों का पता होता है। ध्यान रखिएगा, जंगलों में ऐसा बहुत कुछ है।